जब मस्जिद से निकलने वाले बाकी नमाजी इधर उधर चले गए तो लड़के ने कहा, अगर आप सचमुच अजनबी हैं तो सराय में ना जाएं। क्यों? सिपाही आपका घोड़ा ले गए हैं। उन्होंने आपका पता पूछा था। मैंने उन्हें बताया कि आप शहर में किसी दोस्त को तलाश करने गए हैं। अब वो सिपाही वहां आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन क्यों? मैंने कोई जुर्म नहीं किया। जुर्म का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपके पास एक खूबसूरत घोड़ा था। यहाँ एक अच्छा घोड़ा रखने के लिए इसकी कीमत से ज्यादा महसूल देना पड़ता है, इसलिए वो ले गए हैं। अगर आप चौकी में जाकर ये साबित ना कर सके कि आप सरकारी मुलाजिम हैं तो घोड़ा जब्त कर लिया जाएगा। ऐसे घोड़ों पर आम लोग सवारी नहीं करते, इसलिए जब आप सराय में जाएंगे तो वो आपकी तलाशी लेंगे। जो कुछ आपके पास से निकलेगा वो सरकार के खजाने में चला जाएगा और आपको शायद मुसल्ला होकर फिरने के जुर्म में कैद कर लिया जाए। अगर आपको यकीन है कि आप पुलिस की तसल्ली कर सकेंगे तो आप सराय में जाएं, वरना यहीं से अपने किसी वाकिफ के पास चले जाएं। अब थोड़ी देर में शहर के दरवाजे बंद हो जाएंगे और आपको बाजारों और गलियों में कुस्तला के खूंखार सिपाहियों के सिवा और कोई नजर नहीं आएगा। अहमद ने कहा, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। शहर में मेरा कोई वाकिफ नहीं, लेकिन अगर तुम मुझे शहर के मशरिक की तरफ नई बस्ती का रास्ता दिखा दो तो मुमकिन है वहां मुझे कोई वाकिफ मिल जाए। लड़के ने कदरे तवक्कुफ के बाद कहा, आइए। अहमद लड़के के साथ चल दिया। चांदनी रात में शहर के मुज़फ़्फ़रात की तमाम सड़कें और रास्ते सुनसान दिखाई देते थे। कहीं कहीं तौलाइतला और कुस्तला के सवार या पैदल सिपाहियों की कोई टोली नजर आती तो अहमद का रहनुमा कोई दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेता। एक चौराहे पर रुककर लड़के ने अपने बाएं हाथ जाने वाली सड़क की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखिए ये सड़क सीधी उस तरफ जाती है। कोई आध मील चलने के बाद नई बस्ती शुरू हो जाएगी, लेकिन आप बहुत मोहतात रहिएगा। इस बस्ती के कई अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं और कई को फांसी दी जा चुकी है। कुस्तला के सिपाही अगर इस वक्त किसी मुसल्ला आदमी को देख लें तो पूछे बगैर कत्ल कर देते हैं। ताहम अगर आप चाहें तो मैं खतरे के बावजूद आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। अहमद ने कहा, नहीं अब तुम जाओ, शुक्रिया। लड़के ने कहा, इसी सड़क पर दाएं हाथ आपको एक मस्जिद मिलेगी, आप वहां चले जाएं। मुमकिन है आपको कोई रहनुमा मिल जाए। अहमद ने कहा, तुम्हें तन्हा वापस जाने में कोई खतरा तो नहीं है? लड़के ने जवाब दिया, नहीं, मुझे सिर्फ आपके साथ चलने में खतरा था। अहमद मस्जिद के करीब पहुंचा तो उसे 4 सिपाही दिखाई दिए। वो जल्दी से सड़क के किनारे एक दरख्त के पीछे छुपकर खड़ा हो गया। सिपाही मस्जिद के करीब आकर रुके और कुछ देर बातें करने के बाद वापस चले गए। अहमद दरख्त की आड़ से निकलकर मस्जिद में दाखिल हुआ। अंदर मशल की रोशनी में एक बूढ़ा आदमी नमाज पढ़ रहा था। अहमद ने भी इशा की नमाज अदा की। जब वो फारिग हुआ तो बूढ़ा नमाजी गौर से उसकी तरफ देख रहा था। अहमद ने सवाल किया, आप इस मस्जिद के खतीब हैं? बूढ़े ने परेशान सा होकर जवाब दिया, नहीं, मेरा इस मस्जिद से कोई ताल्लुक नहीं। मेरा गांव दरिया के पार है। मैं एक जरूरी काम से शहर गया था। वापस आने में कुछ देर हो गई। यहाँ पास ही मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। मैं उनके घर पहुंचा तो उन्होंने मुझे अपने पास ठहराने से इनकार कर दिया। चुनाचे मैं मजबूरन इस मस्जिद में चला आया। अहमद ने कहा, मैं अजनबी हूँ और आज ही शाम के वक्त यहाँ पहुंचा हूँ। अगर आपको तकलीफ ना हो तो मुझे शेख अबू याकूब के घर का रास्ता दिखा दें। बूढ़े ने मशकूक निगाहों से अहमद की तरफ देखा और एक लम्हा सोचने के बाद कहा, मैं इस वक्त उनके घर तक आपकी रहनुमाई नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपके लिए वहां तक जाना जरूरी हो तो आप मस्जिद से निकलकर बाएं हाथ सीधे सड़क पर चले जाएं। कोई 400 कदम चलने के बाद आपको दरसगाह मिलेगी। दरसगाह की पहचान ये है कि उसके दरवाजे के सामने 5 आदमियों की लाशें लटक रही हैं। दरसगाह के बिल्कुल सामने एक गली दाएं हाथ जाती है। उस गली में 15-20 कदम चलने के बाद आपको बाएं हाथ एक 3 मंजिला मकान नजर आएगा। ये शेख अबू याकूब का मकान है, लेकिन वो बूढ़ा कुछ और कहना चाहता था, लेकिन अचानक किसी ख्याल से वो खामोश हो गया। अहमद ने पूछा, लेकिन क्या? कुछ नहीं। अगर आपको यकीन है कि मुसल्ला होने के बावजूद कुस्तला के सिपाही आपको कुछ नहीं कहेंगे तो आप जा सकते हैं। अहमद कोई और बात किए बगैर मस्जिद से बाहर निकल आया। दरसगाह के दरवाजे के सामने लकड़ी के 2 बुलंद खंबे गड़े हुए थे और उनके ऊपर एक शहतीर से बंधे हुए रस्सों के साथ 5 आदमियों को फांसी दी गई थी। एक ऐसे नौजवान के लिए जो सिपाही होने के अलावा एक शायर भी था, ये मंजर बेहद दिलगुदाज था। अहमद ने भर्राई हुई आवाज में कहा, तौलाइतला के हुर्रियत पसंदों में तुम्हें सलाम कहता हूँ। फिर इधर उधर देखने के बाद वो गली के अंदर दाखिल हो गया। 3 मंजिला मकान का दरवाजा अंदर से बंद था। उसने आहिस्ता से दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब न आया। मान गली की दूसरी तरफ से 2 सिपाही नमूदार हुए। वो कुस्तला की जबान में बातें करते हुए गली का रुख कर रहे थे। अहमद तलवार निकालकर और सिमट कर दरवाजे की मेहराब के साए में खड़ा हो गया। एक सिपाही अपने साथी से कह रहा था, यार आज तो कोई शिकार नहीं मिला।
आज इस इलाके के लोग शाम होते ही अपने घरों में घुस गए हैं, किसी का सांस तक सुनाई नहीं देता। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्तिसाद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। दूसरा बोला, कल जो हमने 5 आदमियों को फांसी दी है उसका बहुत असर हुआ है, लेकिन यार ये लोग इलाका खाली करके भाग रहे हैं। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि जब सारा शहर खाली हो जाएगा तो हम यहाँ करेंगे क्या? फिर हम यहाँ आ जाएंगे। मैंने तो अपने लिए वो 3 मंजिला मकान मुंतखब किया है। अब वो दरवाजे के करीब पहुंच चुके थे और अहमद का दिल धड़क रहा था। एक सिपाही ने दरवाजे के सामने चबूतरे पर बैठते हुए कहा, यार थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, मैं तो थक गया हूँ। दूसरा सिपाही उसके पास बैठ गया। उन दोनों की पीठ अहमद की तरफ थी। एक ने कहा, तुमने सुना शहर में आज 3 आदमियों को फांसी दी गई है। दूसरा बोला, वहां हमारे साथी मजे करते हैं। वो मकामी पुलिस के आदमियों को इधर उधर हटा देते हैं और किसी न किसी मकान का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो जाते हैं, और हमें यहाँ शराब पीकर फिरने की इजाजत नहीं। पहला बोला, शहर में हमारी काफी फौज है। जब कुस्तला से और फौज आ जाएगी तो हमें हर किस्म की आजादी होगी। फिर ऐसे मकानों में जो परियां रहती हैं वो सब हमारे लिए होंगी। चलो अब चलें। एक सिपाही उठकर अपने साथी को बाजू से पकड़कर खींचने लगा। अचानक उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी। कौन है? वो अपनी तलवार खींचते हुए चिल्लाया। अहमद बिजली की सी तेजी के साथ आगे बढ़ा और उसने पूरी कुव्वत के साथ अपनी तलवार उसके सीने में घोंप दी। दूसरा उठकर संभलने की कोशिश कर रहा था कि अहमद उस पर टूट पड़ा। कुस्तला का सिपाही अपनी तलवार पर अहमद के पै दर पै वार रोकता हुआ पीछे हट रहा था और साथ ही साथ अपने साथियों को मदद के लिए पुकार रहा था। अचानक अहमद की तलवार उसके कंधे पर लगी और वो एक जिगरदोज चीख के साथ जमीन पर गिर पड़ा। दूसरे वार में अहमद उसका खात्मा कर चुका था। मोहल्ले के लोग अपने अपने दरीचे खोलकर गली में झांक रहे थे। अहमद जल्दी से फिर दरवाजे के साथ पीठ लगाकर खड़ा हो गया। अचानक उसने महसूस किया कि दरवाजा अंदर की तरफ खिसक रहा है। उसने जरा जोर दिया तो दरवाजा खुल गया। वो एक सानिये तवक्कुफ के बगैर अंदर दाखिल हुआ। तारीख कमरे के कोने से एक निस्वानी आवाज सुनाई दी, तुम कौन हो? अहमद ने जवाब देने की बजाय एक और सवाल कर दिया, ये शेख अबू याकूब का मकान है? अहमद के मुखातिब ने जवाब देने की बजाय आगे बढ़कर झांकते हुए कहा, तुम्हारी ये बहादुरी इस मोहल्ले के लोगों को बहुत महंगी पड़ेगी। वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब जल्दी से जाओ, लाशें अंदर ले आओ, वरना उनके और साथी आ जाएंगे। और अली, तुम क्या सोच रहे हो? अहमद कुछ कहे बगैर बाहर निकला और एक लाश को टांग से पकड़कर घसीटता हुआ अंदर ले आया। ड्योढ़ी से एक बूढ़ा आदमी डरते डरते बाहर निकला। उसने दूसरी लाश घसीटने की कोशिश की, लेकिन लाश का बोझ उसकी ताकत से ज्यादा था। अहमद ने दोबारा बाहर आकर कहा, छोड़ो, मैं ले जाता हूं, तुम इनकी तलवारें उठा लो। अहमद दूसरी लाश अंदर ला रहा था कि सामने एक मकान का दरवाजा खुला और एक आदमी ने बाहर झांकते हुए कहा, अली, जल्दी से अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लो, शायद सड़क पर सिपाही आ रहे हैं। जरा चांद नीचे हो जाए तो मैं तुम्हें आवाज दूंगा। सुबह तक इनके खून के निशान मिटाना जरूरी है। अगर इनके साथी कहीं करीब हुए तो वो इनकी चीख पुकार सुन चुके होंगे। लाशों को कहीं अच्छी तरह से छुपा दो। अली ने अंदर दाखिल होते ही दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। कुछ देर अहमद खामोश खड़ा रहा। तारीकी में उसे सिर्फ इस बात का एहसास था कि एक बूढ़ा आदमी और एक औरत या लड़की उसके करीब खड़े हैं। बूढ़े ने आहिस्ता से कहा, अब इन लाशों का क्या किया जाए? औरत ने कहा, फिलहाल इन्हें कुतुब खाने के साथ वाली कोठरी में डाल दो। नहीं, ठहरो, शायद वो इस तरफ आ रहे हैं। अहमद ने किवाड़ के साथ कान लगा दिए। सड़क की तरफ से चंद आदमियों की आवाजें आ रही थीं। औरत अहमद के करीब दूसरे किवाड़ के साथ कान लगाए खड़ी थी। जब गली के कोने के पास पांव की आहट सुनाई देने लगी तो उसने आहिस्ता से कहा, वो इसी तरफ आ रहे हैं। अहमद खामोश रहा। गली के कोने पर किसी ने कस्तला की जबान में कहा, इस तरफ तो कोई नहीं, तुमने खामखा हमें परेशान किया। मैं सच कहता हूं, मैंने किसी की चीख सुनी थी। मैं ये गली देखता हूं, आप अगली गलियां देखें। 2 आदमी गली में तेजी से चलते हुए आगे गुजर गए। थोड़ी देर बाद वो वापस आए और उसी रफ्तार से चलते हुए दोबारा सड़क की तरफ निकल गए। एक आदमी अपने साथी से कह रहा था, हो सकता है कि ये मेरा वहम हो, लेकिन हमें बहुत मोहतात रहना चाहिए। कल से मैं इस आबादी में एक खास बात देख रहा हूँ। सुबह के वक्त जो लोग कामकाज के लिए बाहर निकलते हैं, उनमें से अक्सर शाम के वक्त अपने घरों में वापस नहीं आते। यहाँ अब बूढ़े लोगों के सिवा कोई नजर ही नहीं आता। दूसरे ने जवाब दिया, भाई बात यह है कि जवान भाग सकते हैं और बूढ़े भाग नहीं सकते। औरत ने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा, अली,
तुम इनके साथ ये लाशें उठाकर अंदर ले आओ, मैं वहां जाकर रोशनी करती हूँ। औरत ड्योढ़ी से निकलकर सहन की तरफ चली गई तो अहमद ने एक लाश को बाजुओं से पकड़ते हुए अली से कहा, आप इसकी टांगें पकड़ लें, घसीटने से हर जगह खून के निशान पड़ जाएंगे। लाश उठाकर एक तंग सहन उबूर करते वक्त अहमद ने चांद की रोशनी में बूढ़े आदमी की सूरत देखते हुए कहा, आप शेख अबू याकूब के? बूढ़े ने कहा, मैं उनका मुलाजिम हूँ। वो घर पर नहीं है? नहीं, वो गिरफ्तार हो चुके। वो कुतुब खाने में दाखिल हुए। एक नौजवान लड़की मशल लिए खड़ी थी। पहली निगाह में अहमद ये महसूस कर रहा था कि तारीकी में इस लड़की के मुताल्लिक जो तसव्वुरात उसके दिमाग में पैदा हुए थे वो सब गलत थे। हुज़्न व मलाल के बावजूद उसके चेहरे में गायत दर्जे की रानाई थी। उसने अहमद को देखते ही मुंह एक तरफ फेर लिया। अहमद ने अली से मुखातिब होकर कहा, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि लाशों को कहीं बाहर दफन कर दिया जाए? अली ने जवाब देने की बजाय लड़की की तरफ देखा और उसने जवाब दिया, नहीं, इस काम के लिए वक्त नहीं, आप जल्दी कीजिए। अली ने कमरे के अकब में एक तंग कोठड़ी का दरवाजा खोला और अहमद की मदद से लाशों को अंदर डाल दिया। अहमद ने कहा, मेरा अब भी ये ख्याल है कि लाशों को यहाँ ज्यादा देर रखना खतरनाक है। कल तक ये इस कदर मुताफन हो जाएंगी कि आपके लिए इस मकान में रहना मुश्किल हो जाएगा। अगर खुस्तला के सिपाहियों ने इनकी तलाश शुरू कर दी तो ताफुन के बायस उनके लिए सुराग लगाना मुश्किल ना होगा। थोड़ी देर तक चांद गुरूब हो जाएगा, मैं इन्हें उठाकर चौराहे में फेंक आऊंगा। लड़की ने कहा, हम यहाँ नहीं रहेंगे और कल तक ये लाशें हमारे लिए खतरे का बायस नहीं होंगी। आप कहाँ जाएंगी? मैं ये बताने से पहले आपसे पूछना चाहती हूँ, इस वक्त यहाँ आने से आपका मकसद क्या था? अहमद ने जवाब दिया, मुझे गरनाता से काजी अबू जाफर ने यहाँ भेजा था। शेख अबू याकूब के नाम उन्होंने मुझे तारुफी खत दिया था। अभी आपके नौकर ने मुझे बताया है कि वो कैद में है। शाम के वक्त यहाँ पहुँचते ही मैं शहर से बाहर एक सराय में उतरा। मेरा इरादा था कि मैं रात के वक्त वहाँ क़याम करूँगा और सुबह के वक्त यहाँ आऊँ, लेकिन सराय के पास एक मस्जिद में मगरिब की नमाज अदा करने के बाद बाहर निकलते ही मुझे सराय के मालिक के लड़के ने इत्तला दी कि पुलिस ने मेरा घोड़ा जब्त कर लिया है और चंद सिपाही सराय में मेरा इंतजार कर रहे हैं। उसी लड़के ने इस बस्ती तक मेरी रहनुमाई की। लड़की ने चौंक कर कहा, आपने उसे बता दिया होगा कि आप अब्बा जान से मिलना चाहते हैं? नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। लड़का मुझे बस्ती के पास छोड़कर चला गया था। इसके बाद मैं सड़क के किनारे एक मस्जिद में दाखिल हुआ तो वहां एक नमाजी मौजूद था और उसने मुझे इस मकान का रास्ता बताया। आपको यकीन है कि वो हुकूमत का जासूस नहीं था? नहीं, बल्कि वो मुझे हुकूमत का आदमी समझता था। गालिबन यही वजह थी कि उसने मेरे सामने आपके वालिद की गिरफ्तारी का जिक्र नहीं किया। अफसोस है मुझे इन हालात का इल्म नहीं था, वरना इस वक्त मैं आपको परेशान न करता। लड़की ने कहा, काजी अबू जाफर अब्बा जान के दोस्त हैं। वो पिछले दिनों तोलैतला आए थे तो हमारे यहाँ ठहरे थे। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने किस मकसद से आपको यहाँ भेजा है? मैं आपके वालिद की वसातत से हुर्रियत पसंदों के साथ राबिता पैदा करना चाहता हूँ और अब शायद आप मेरी रहनुमाई कर सकें। लड़की ने मगमूम लहजे में कहा, लेकिन हम नहीं चाहते कि एक मेहमान हमारी मुसीबतों में हिस्सेदार बने। लेकिन अब तक तो शायद मेरी वजह से आपको और शायद सारी बस्ती को एक खतरा दरपेश है। आपको मालूम है कि वो बागियों के साथ क्या सुलूक करते हैं? मुझे मालूम है, दरसगाह के दरवाजे के सामने लटकी हुई लाशें देख चुका हूँ। वो लाशें, लड़की ने करबंगेज लहजे में कहा, 2 हफ्ते कबल मेरे भाई और चचा को उसी जगह फांसी दी गई थी। उसकी आंखों से आंसुओं की बजाय इंतकाम की आग बरस रही थी। अहमद की जबान उसके एहसासात की तर्जुमानी से कासिर थी। वो गर्दन झुकाए अपनी होंठ काट रहा था। लड़की अली की तरफ मुतवज्जे हुई। अली, हम उनके पास जा रहे हैं। चांद के रूपोश होते ही यहाँ से रवाना हो जाएंगे। अंधेरे में तुम रास्ता तो नहीं भूल जाओगे? आपका मतलब है कि आप अब्दुल वाहिद के पास जाना चाहती हैं? हाँ, अहमद ने पूछा। अब्दुल वाहिद कौन है? वो इस वक्त हमारा रहनुमा है। अगर आप हमारी मुसीबतों में हिस्सेदार बनने का फैसला कर चुके हैं तो हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाइए। अहमद ने इत्मीनान से जवाब दिया, मैं आपकी मुसीबतों में हिस्सेदार बनने का फैसला करके गरनाता से रवाना हुआ था। लड़की ने अली की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, अली, तुम जाओ और तलहा के मकान के दरवाजे पर दस्तक दो। वहां उनका नौकर तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। उससे कहो कि हम जा रहे हैं और वो सुबह से पहले पहले गली से खून के निशान मिटा दे। गली उबूर करने से पहले अच्छी तरह इधर उधर देख लेना। मैं इतनी देर में तैयारी करती हूँ। अहमद ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अली और अहमद के बाहर जाते ही लड़की ने एक और शम्मा जलाई और बालाई मंजिल के एक कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद अहमद और अली उसी कमरे में वापस आ गए। अहमद ने एक कुर्सी पर बैठते हुए अली से कहा, मैं अपना तरकश और कमान सराय में छोड़ आया था। अगर हो सके तो यहाँ से जितनी कमाने और जितने तीर मिल सकें उठा लो।
मुमकिन है रास्ते में जरूरत पड़ जाए। अभी लाता हूं। अली यह कहकर दूसरे कमरे से एक कमान और तीरों से भरा हुआ तरकश उठा लाया। अली के साथ चंद बातें करने के बाद अहमद ख्यालात की दुनिया में खो गया। उसने पहली बार इंसानियत के दो दुश्मनों को मौत के घाट उतारा था और उसकी रूह इन हालात के खिलाफ एहतजाज कर रही थी जिन्होंने एक ऐसे इंसान को तलवार उठाने पर मजबूर कर दिया जिसने फूलों की मुस्कुराहटों में आंख खोली थी। उसका दिल एक ऐसे निजाम के खिलाफ शिकायत से लबरेज था जिसने लाखों इंसानों के चेहरों से मसर्रत की मुस्कुराहटें नोच ली थी। वो अपने दिल में कह रहा था, उंदुलुस कभी एक जन्नत थी, लेकिन चंद खुद गरज इंसानों ने इसे दोज़ख बना दिया है। लाखों इंसान सिर्फ चंद आदमियों की बेदीनी और गुमराही की सजा भुगत रहे हैं। खुदा ने इस दुनिया को कितना हसीन बनाया था और इंसानों ने इसे किस कदर मस्ख कर दिया है। कुदरत ने आदम के बाग में फूलों की सेज बिछाई थी, लेकिन इस बाग के नाअहल और बदतीनत मालियों ने कांटों के ढेर लगा दिए हैं। अहमद को बार बार उस लड़की का ख्याल आ रहा था जिसका बाप कैद में था, जिसके भाई और चचा को उसके मकान के पास ही एक चौराहे में फांसी दे दी गई थी और उसके सीने में इंसानियत के इन दुश्मनों के खिलाफ इंतकाम की आग सुलग रही थी जिन्होंने उंदुलुस के तूलो अर्ज में हजारों बेटियों और बहनों की जिंदगी की राहतें छीन ली थीं। उसका ज़मीर कह रहा था, अहमद, तू महफिल में मीठे नगमे सुनाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें जिगरदोज चीखें बुलंद करने के लिए पैदा किया गया है। बाग को शबनम से ज्यादा उन बिजलियों की जरूरत है जो कांटों के अंबारों को जला कर रख दें। किसी के पांव की आहट पाकर उसने मुड़कर देखा और अचानक कुर्सी से जस्त लगाकर दीवार के पास जा खड़ा हुआ और न्याम से तलवार निकालकर एक आहनपोश सिपाही की तरफ देखने लगा। जब आहनपोश ने कोई हरकत न की तो उसने अली की तरफ देखा। अली ने कहा, आप डर क्यों गए? ये तो वही हैं। अहमद ने लड़की को पहचानते हुए खिसियाना होकर तलवार न्याम में डाल ली। लड़की ने कहा, माफ कीजिए, ये ख्याल ही नहीं आया मुझे कि अचानक इस लिबास में देखकर आप परेशान होंगे। ये मेरे शहीद होने वाले भाई का लिबास है। मेरे ख्याल में अब हमें यहाँ से रवाना हो जाना चाहिए। अहमद ने कहा, कोई ऐसी सूरत नहीं कि आपके मकान का दरवाजा अंदर से बंद रहे और हम किसी और रास्ते से निकल जाएं। इसे खुला छोड़ना या बाहर से ताला लगाना खतरनाक होगा। मैं इसका इंतजाम कर चुकी हूँ। हम पड़ोस के मकान से बाहर निकलेंगे। अली, तुम ये शम्मे बुझा दो और इन्हें ऊपर ले आओ। अली ने फूंक मारकर शम्मा बुझा दी और अहमद के साथ लड़की के पीछे हो लिया। मकान के एक कोने से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों को तय करने के बाद वो बालाई मंजिल के एक रोशन कमरे में दाखिल हुए। लड़की ने शम्मा उठा ली और उस कमरे से आगे 3 और कमरे उबूर करने के बाद कोने के कुशादा कमरे में दाखिल हुई। यहाँ पहुंचते ही उसने शम्मा बुझा दी और खिड़की खोलकर बाहर झांकते हुए कहा, खाला, हम आ जाएं। खिड़की की दूसरी तरफ से आवाज आई, जल्दी करो। बराबर के मकान की छत उस खिड़की से कोई 5 फुट नीचे थी। ये तीनों यके बाद दीगरे खिड़की से कूदते हुए उस छत पर पहुंच गए। वहां 2 औरतें उनका इंतजार कर रही थीं। ये उनके साथ नीचे उतरकर सहन से गली की तरफ खुलने वाले दरवाजे पर पहुंच गए। एक आदमी वहां मौजूद था। उसने दरवाजा खोलते हुए कहा, मैं काफी दूर तक देख आया हूं। इस वक्त आसपास कोई सिपाही नहीं, फिर भी आप एहतियात से काम लीजिएगा। अली, तुम इन्हें बड़ी सड़क की बजाय दूसरी तरफ से ले जाओ। खेतों में से दरिया की तरफ ले जाने वाली पगडंडी ज्यादा महफूज होगी। लड़की ने कहा, वो लाशें आपको कुतुबखाने की साथ की कोठरी में मिलेंगी। बेहतर है कि आप उन्हें किसी और जगह छुपा दें। बेटी, तुम फिक्र ना करो। उन्हें हमारी तरफ से कह देना कि हम हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। जरा एहतियात से जाना। खुदा हाफिज। गरनाता का मुजाहिद। वो बाहर निकले। 5वीं रात का चांद रूपोश हो चुका था। गली तारीक और सुनसान थी। अली उनकी रहनुमाई कर रहा था। कोई 500 गज चलने के बाद उस गली से एक और गली निकलती थी। अली दूसरी गली की तरफ मुड़ा, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद वो अचानक ठिठक कर खड़ा हो गया। अहमद और लड़की जो चंद कदम उसके पीछे थे, तेजी से कदम उठाते हुए उसके करीब पहुंचे। अली ने आहिस्ता से कहा, कोई आ रहा है। अहमद सरापा गोश बनकर किसी के पांव की आहट सुनने लगा। वो इस तरफ आ रहा है, लड़की ने कहा। अली बोला, वापस चलिए, हम इस गली से बाहर निकल जाएंगे। वो तेजी से चलते हुए वापस उसी जगह आ गए जहां ये 2 गलियां मिलती थीं और अली पहली गली में दाखिल होकर आगे चल दिया। लेकिन मोड़ के करीब पहुंचते ही उसे चंद आदमियों की आवाजें सुनाई दी और उसने अपने साथियों की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, हम मारे गए। अहमद ने एक सानिये खामोशी से उनकी बातें सुनने के बाद कहा, ये भी इसी तरफ आ रहे हैं और उनकी तादाद भी ज्यादा मालूम होती है। इसी रास्ते से वापस चलो। अब अली की बजाय अहमद उनकी रहनुमाई कर रहा था और उनकी रफ्तार पहले की निस्बत काफी तेज थी। अचानक वो एक जगह रुका
اور مڑ کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں بولا، تم یہیں ٹھہرو۔ چند قدم کے فاصلے پر پاؤں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔